नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सीरीज़ में जिसको हम कहते हैं व्हाट आई लर्नड अबाउट इन्वेस्टिंग फ्रॉम डार्विन। हम लोगों ने बहुत ही पेशेंटली 2 चैप्टर्स ख़त्म किए हैं। सबसे पहला चैप्टर था हमारा, क्या है चैप्टर का नाम? ओह, टू बी अ बम्बल बी, कि कैसे आप बम्बल बी बने। उस चैप्टर में क्या सीखा? उसमें हमने सीखा कि आप 2 तरह की गलतियां कर सकते हैं। कौन कौन सी? टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर। टाइप 1 एरर क्या होता है गरिमा? टाइप 1 एरर होता है कि हमें जो गलतियां नहीं करनी चाहिए हम वो गलतियां करते हैं। हाँ, कोई बहुत बड़ी गलती जिसको अगर किया और वो गलती सही में हो गई तो गए काम से, ख़त्म हमेशा के लिए। और टाइप 2 एरर क्या होता है? टाइप 2 जो हमें करना चाहिए वो हम नहीं करते, बट उससे हमारा कोई नुकसान नहीं होता ज़्यादा। हाँ, जिसमें हमको फ़ायदा हो सकता है और हम चूक गए जो हमें करना चाहिए बट हम नहीं कर रहे हैं। वेरी गुड। हमारा तो कोई नुकसान नहीं होता है। बड़ी अच्छी बात है। नहीं, यही तो था। नहीं तो होता है। दोनों ही तो एरर ही तो है। दोनों गलतियां हैं। टाइप 1 एरर में, कुछ नहीं किया इसमें। टाइप 1 एरर में अगर आपने गलती की तो आप हमेशा के लिए ख़त्म। टाइप 2 एरर में आप बचे रहेंगे। हाँ, आप कोई चीज़ मिस कर जाएंगे। आप ग्रो नहीं कर पाएंगे एक तरीके से। बहुत अच्छी पिक्चर आई, बहुत ही अच्छी पिक्चर आई। उसको देख करके आपकी पूरी ज़िंदगी बदलने वाली थी, आप अरबपति बनने वाले थे, आपने देखा नहीं। तो अब जिंदा तो हैं, पिक्चर ही मिस हुई। जैसे कि उसमें डियर का एग्जांपल लिया था हमने। हाँ। कि अगर वो नहीं करता मीट तो वो ग्रो नहीं कर पाएगा। तो ये बम्बल बी क्यों बोला गया इस चैप्टर में? ओह, टू बी ए बम्बल बी। ऐसी जगह में जाते ही नहीं है जहाँ पे खतरनाक होता हाँ, बहुत लंबे समय से जी रहे हैं। देखिए हमारे गाड़ी के नीचे एक कुत्ता मर गया, तो अब ज़रूर कुत्ते इस चीज़ को सीखें तभी ये सर्वाइव करेंगे। हमको भी देखना होगा अपने, जब रिस्क ले रहे हैं, जब भी कोई रिस्क ले रहे हैं, अपने सिस्टम मन से पूछना होगा और ये बताना होगा कि बॉस अगर ये पूरी तरह से मेरा इन्वेस्टमेंट ख़त्म हो गया, ज़ीरो हो गया, तो क्या मैं आराम से सर्वाइव कर पाऊंगा? ये है टाइप 1 एरर जो आपको नहीं करना है। और उस चक्कर में आप ढेर सारे टाइप 2 एरर करेंगे, क्योंकि जब आप डरेंगे, आपके पास मान लीजिए 10 लाख रुपए है, आपने सोचा कि 10 लाख में से केवल 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करना है, बाकी 9 लाख मुझे बचा के रखना है खाने पीने सोने के लिए। अब 9 लाख आपके पास पड़े हुए बैंक में और उससे आप ऐसे ढेर सारे स्टॉक्स नहीं खरीद पा रहे हैं जो बहुत तेज़ बढ़ने वाले थे, तो आपके टाइप 2 एरर भी होगा। करिए, जब आप टाइप 1 एरर को बचाएंगे तो टाइप 2 एरर भी होगा। ठीक है, ये था फर्स्ट चैप्टर। बम्बल बी मिलियंस ऑफ ईयर्स ओल्ड स्पीसीज है। इसके बाद का चैप्टर था द साइबेरियन सॉल्यूशन, जहाँ पर हमने पढ़ा कि अगर आप किसी कंपनी को पहचानना चाहते हैं तो केवल एक क्वालिटी पकड़िए और उसके साथ आपको ढेर सारी अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ मिल जाएंगी। हाँ, फ्री में। हमारे यहाँ जो रिम्पी स्कैन चला रहे हैं, जब से हम लोगों की ये प्रॉब्लम आ रही है, तब से बहुत से लोग हमारे स्कैन के बारे में नाम जान गए और ये लोग बोलते हैं कि आपका स्कैन सेंटर काफ़ी रेप्यूटेड है, वहाँ पर अच्छा रिपोर्ट आती है। हमने उसके बारे में बहुत सोचा नहीं कि हम लोगों को ये चीज़ फील कराएं कि हमारी रिपोर्ट अच्छी है। हम खाली ये चाहते थे कि मरीज़ को हम डायग्नोज करें और डॉक्टर को अच्छी रिपोर्ट दें। हम फेमस होने के लिए भी नहीं कर रहे थे, बट लकीली उसी में हो गया। तो साइबेरियन सॉल्यूशन में हमने यही समझा कि आप एक चीज़ को पकड़ो, और वो एक चीज़ क्या है? किसी कंपनी का ROC। ROC क्या होता है? रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, और वो भी आपको पिछले कई सालों का लेना है। 10 साल का। जब शुरू से लीजिए, जब से कंपनी वो एक तरह से कंपनी का मार्कशीट है। ठीक है, अब से मुश्किल चैप्टर शुरू हो रहे हैं। हर एक चैप्टर में, हर एक वीडियो में आपको लगेगा मेरा सर फूट रहा है, मुझे नींद आ रही है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो जिसको हिम्मत है, जिसको स्टॉक मार्केट में एक स्टेबल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनना है, वो रहे मेरे साथ। इस चैप्टर का नाम है द पैराडॉक्स ऑफ मैकेंजी एंड सी अर्चिन्स। द पैराडॉक्स ऑफ मैकेंजी एंड सी अर्चिन्स। इस चैप्टर को मैंने पढ़ा है और इस टाइटल से मैं आपको बता नहीं सकता कि ये क्या है। बहुत मुश्किल है। मैंने कहा ना, अब तक 2 चैप्टर पढ़े, दोनों इजी थे। चैप्टर पढ़ते ही मुझे पता है कि क्या समझा। इस चैप्टर को देखते हैं हम लोग, बाय द एंड ऑफ दिस चैप्टर हमको समझ में आता है कि नहीं। सबसे पहले चार्ल्स डार्विन क्या बोलते हैं और उसके बाद वॉरेन बफेट क्या बोलते हैं। 2 ये कोटेशंस दिया करते हैं हमारे
पुलक प्रसाद। तो चार्ल्स डार्विन बोल रहे हैं, मोर ओवर when a modification of structure has primarily arisen from the above or unknown causes, it may at first have been of no advantage to the species, but may subsequently have been taken advantage of by the descendants of the species under the new conditions of life and with newly acquired habits. हाँ, समझ में आ गया मुझे। ऑथर कह रहे हैं अगर किसी स्पीसीज़ में, किसी भी प्रजाति में कोई मॉडिफिकेशन हुआ, जैसे मान लीजिए आपके पीछे ये रीढ़ की हड्डी है, बगल में दो छोटे छोटे कुछ निकल गए, ऐसे ही कुछ भी निकला, हो सकता है प्राइमरली अराइजन फ्रॉम अबव और अननोन कॉज। आपके अंदर में कुछ ऐसी चीज़ हो गई जो आपको पता नहीं है क्यों हुआ, अननोन कॉज, आपने किया नहीं। इट मे एट फर्स्ट हैव बीन ऑफ नो एडवांटेज टू द स्पीसीज़। शुरू में आपको लगेगा यार ये क्या बकवास है, स्पीसीज़ के लिए इसका क्या फ़ायदा, बट may subsequently have been taken advantage of by the descendants of the species under new conditions of life and with newly acquired habits. लेकिन हो सकता है उसके बाद जो बच्चे उसके होंगे और उसके बाद जो बच्चे होंगे उनको इस मॉडिफिकेशन का, इस बदलाव का फ़ायदा मिलेगा। समझ में आया? जैसे अब पापा हैं यहाँ पे, पापा पढ़े लिखे हैं और वो धक्का मार मार के हम लोगों को चाहते हैं कि एक, अब आप लोगों के लिए 3 लोग बैठे हैं, श्रीश इस चीज़ को अभी तो बाय मिस्टेक सुन नहीं पा रहा लेकिन उसको मजबूरी में करना पड़ेगा, देवांश इस चीज़ को फाइट करते हैं, आप दोनों तो बिल्कुल गिव अप कर चुके हैं, आप भी गिव अप कर चुके हैं। गिव अप मत करिए। पापा ने प्रोफेशनल पढ़ाई की है, आप लोग 12th पास हैं खाली, आप लोग प्रोफेशनल नहीं हैं। BBA BCA भी प्रोफेशनल नहीं है, क्यों? क्योंकि जो उसकी पढ़ाई है वो आपको आता नहीं उसका काम। एक प्रोफेशनल पढ़ाई अभी लगेगा, किसी काम का नहीं। क्या फ़ायदा है इसका? 5 साल 6 साल में अपना दिमाग क्यों ख़राब करूं? मैं कोई ऐसा काम करूं जिसमें मुझे अच्छा लगता हो, और अगर कुछ 2 4 10 पैसे आ गए, मतलब कुछ पैसे कमा लिए, मेरा खर्चा निकल जाए तो अच्छी बात है। लेकिन जो लोग ये करेंगे, मतलब प्रोफेशनल पढ़ाई छोड़ देंगे, तो उनके डिसेंडेंट्स को फ़ायदा नहीं होगा। अच्छा, ये तो हो गया चार्ल्स डार्विन का कहना। मैं ये कह रहा हूँ मॉडिफिकेशन, आपने अगर ये चीज़ सोच लिया, आपने आपको बता दिया, क्योंकि मुझे याद है पापा के 7 टोटल भाई हैं पापा के, उसमें से जिन लोगों ने भी, खाली एक ही है, एक पापा के अलावा एक ही भाई है जिसने अपनी बहुत छोटी सी डिग्री को बहुत सीरियसली परस्यू किया। किसने? 7 नंबर वाले। और आज वो रिटायर होकर के करोड़पति हैं। उन्होंने 1.5 करोड़ का घर लिया है लखनऊ में। बाकी किसी ने भी प्रोफेशनल पढ़ाई को परस्यू नहीं किया। अच्छा, वो पढ़ने में तेज़ नहीं थे, बट पापा के पीछे पढ़ पढ़ के एक प्रोफेशनल जॉब लिया इफ़को में। ऐसे ही मामा थे, सबसे छोटे मामा, वो भी पापा के पीछे पढ़ के प्रोफेशनल जॉब लिया, सेम जॉब लिया, और आज वो भी काफ़ी सक्सेसफुल है। तो ये एक मॉडिफिकेशन की तरह देखिए, पापा के अंदर आई, उसके बाद आपके अंदर आई, और वही चीज़ आपके और आगे बच्चों में आएगी। वॉरेन बफेट क्या बोलते हैं? वी रेयरली यूज़ मच डेट एंड व्हेन वी डू वी अटेम्प्ट टू स्ट्रक्चर इट ऑन अ लॉन्ग टर्म फिक्स्ड बेसिस। कि हम बहुत ही कम उधारी लेते हैं, लेकिन जब भी हम उसको यूज़ करते हैं तो उसको हम लॉन्ग टर्म फिक्स्ड बेसिस पर यूज़ करते हैं। मतलब बड़ी उधार लिया और अगले कई सालों के लिए उसको डाल दिया कि हम चुकाएंगे। वी विल रिजेक्ट इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटीज़ रादर दैन ओवर लेवरेज आवर बैलेंस शीट। अगर हमारे सामने कोई बहुत अच्छा ऑप्शन आ गया स्टॉक का कि खरीदना है, हम उसको छोड़ देंगे, नहीं खरीदेंगे बजाय, और हम अपने बैलेंस शीट को ओवर लेवरेज कभी नहीं करते। लेवरेज मतलब लोन। हाँ, लेवरेज मतलब लोन। कि हमारे पास, मान लीजिए आपके पास बैंक में 1 लाख रुपए रखा है, तो बैंक आपको बोलेगा अरे 1 लाख के बदले में आपको हम 80,000 रुपये दे देंगे, लेवरेज है आपको, आप आराम से भरिएगा। ऐसे ही कंपनीज़ को भी जब देखते हैं कंपनी के पास 500 करोड़ का या 1000 करोड़ का एसेट है, तो बोलेंगे आपको हम लेवरेज दे देंगे, आप चाहो तो इस पैसे के बदले में कुछ और कंपनी का शेयर खरीद लो उधार में। कोई भी हमें अगर लेवरेज दे, हम नहीं लेंगे, चाहे जितनी भी इंटरेस्टिंग, हाँ, कितनी भी अच्छी इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी हम नहीं लेंगे। बट दिस
conservatism has penalized our results, but it is the only behavior that leaves us comfortable considering our fiduciary obligations to policymakers, depositors, lenders, and many equity holders who have committed unusually large portion of their net worth to our care. कह रहे हैं इस चीज़ से, इसको बोलते हैं कंजर्वेटिज्म. कंजर्वेटिज्म मतलब एक तरह से सोच के चलने वाला, बहुत कंजर्वेटिव आदमी, बहुत फ्रैंक नहीं है, बहुत ओपन नहीं है. तो हम लोग सोच के चलते हैं, इसकी वजह से हम लोग को बहुत नुकसान भी होता है. बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज आती है, हम नहीं ले पाते हैं, लेकिन इसी की वजह से हम लोग कंफर्टेबल रहते हैं. और हमारे जितने भी पैसे के ऑब्लिगेशंस हैं, जिनको पैसा देना होता है, पॉलिसी होल्डर्स को, डिपॉजिटर्स को, लेंडर्स को, या हमारे जो ढेर सारे इक्विटी होल्डर्स हैं, उनको हम पैसा दे पाते हैं. अगर हम अपने पैसे के बदले में ढेर सारा लोन उठा लेते तो हम बहुत से लोगों का पैसा उनको वापस नहीं कर पाते. अब इन दोनों में क्या रिलेशनशिप है, इस पूरे चैप्टर में हम लोग खोजेंगे. मैं आपको पहले से ही बोल दे रहा हूँ, ये चैप्टर बहुत बोरिंग है, बहुत मुश्किल है, बट मुझे बड़ी खुशी है कि मैं इस पूरी बुक को कवर करूँगा और मैं धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट में करूँगा. अच्छा, चैप्टर का नाम है द पैराडॉक्स ऑफ मैकेंजी एंड सी अर्चिन्स. आज थोड़ा सा ये अपने बारे में बताएंगे. हमारे पुलक प्रसाद अपनी पर्सनल लाइफ में से कुछ बता रहे हैं. द वर्ल्ड इज़ श्रंक इनटू फ्यू स्क्वायर माइल्स इन ऑफ न्यूयॉर्क. बोलते पूरी दुनिया देख पाएंगे. अगर आप न्यूयॉर्क में चले जाएं, पूरी दुनिया एक तरह से न्यूयॉर्क में मिलेगी आपको. इंडिया के लोग भी मिलेंगे, चाइना के भी मिलेंगे, जापान के भी मिलेंगे, अफ्रीका के, सब जगहों के मिलेंगे. द फिल्थ ऑफ मुंबई, मुंबई का कचरा मिलेगा. द आर्ट ऑफ बर्लिन, बर्लिन की खूबसूरती मिलेगी. द स्टाइल ऑफ पेरिस, पेरिस का स्टाइल मिलेगा. फूड ऑफ लंदन, लंदन का खाना मिलेगा. बसल ऑफ टोक्यो, टोक्यो का बिजीपन मिलेगा. एंड गॉडीनेस ऑफ शिंघाई, और शिंघाई का गॉडीनेस मिलेगा. द रूडनेस ऑफ दिल्ली भी मिलेगा, अकड़, बदतमीज़ी, दिल्ली की बदतमीज़ी भी मिलेगी. द शॉपिंग ऑफ सिंगापुर भी मिलेगा वहाँ पर आपको. सिंगापुर की शॉपिंग भी कर सकते हैं. द डेकाडेंस ऑफ मोनाको, डेकाडेंस क्या है मुझे पता नहीं, लेकिन वो भी मिलेगा आपको. मोनाको का कोई चीज़ है वो भी मिल जाएगा. द केओस ऑफ कायरो, कायरो का केओस मिलेगा, भगदड़ मिलेगी. एंड द मैग्निफिसेंस ऑफ इट्स ओन, एंड द मैग्निफिसेंस ऑफ इट्स ओन मतलब वो अपने आप में न्यूयॉर्क बहुत ही खूबसूरत है. पूरी दुनिया आपको वहाँ पर मिल जाएगी. आई लव इट. पुलक प्रसाद बोलते हैं मुझे न्यूयॉर्क बहुत पसंद है. दिस इज़ वाई वी होल्ड नालंदाज एनुअल इन्वेस्टर मीटिंग इन द सिटी एवरी ईयर इन लेट जून. इसलिए हम नालंदा की जो हर साल की मीटिंग करते हैं वो न्यूयॉर्क में करते हैं लेट जून में. व्हेन माई सन वॉज यंग, ओह वाई डू दे ग्रो अप. जब मेरा बच्चा छोटा था, और ये बच्चे बड़े क्यों हो जाते हैं. ही हैड 2 फेवरेट स्पॉट्स इन न्यूयॉर्क. उसके 2 फेवरेट स्पॉट्स थे न्यूयॉर्क में. ओवर टाइम दे बिकेम माइन टू, और धीमे धीमे वो मेरे भी पसंदीदा हो गए, मतलब पुलक प्रसाद के भी पसंदीदा हो गए. सबसे पहला था सेंट्रल पार्क जू, और दूसरा FAO श्वार्ट्ज़ टॉय स्टोर ऑन 5th एवेन्यू. 5th एवेन्यू पे एक FAO श्वार्ट्ज़ नाम का श्वार्ट्ज़ टॉय स्टोर था. मेरे बच्चे का फेवरेट था, मुझे भी पसंद आ गया. आवर फेवरेट एक्टिविटीज़ वर पेटिंग द बेबी एनिमल्स, वहाँ पर हमको जो बेचारे छोटे छोटे बच्चे जानवर होते थे उनको पेट करते थे. एंड डांसिंग ऑन द जायंट पियानो, और एक बड़ा सा पियानो था, हम लोग उसके ऊपर डांस किया करते थे. I remember FAO Schwartz less for its dazzling array of toys, many of which we bought over the years, and more for being soaked in wonder and amazement. ऑथर कह रहे हैं मुझे FAO Schwartz जो है उसके टॉयज़ के लिए तो पसंद है, ठीक है, वो तो हमने ख़रीदा, लेकिन उससे भी ज़्यादा हमको पसंद आता था उसके अंदर का माहौल. वंडर्स एंड अमेजमेंट्स, बहुत सी नई नई चीज़ें अच्छी लगती थी वहाँ. देयर वर मैजिशियंस, जादूगर होते थे. रूबिक्स क्यूब आर्टिस्ट, रूबिक क्यूब के आर्टिस्ट होते थे. जायंट कडली पांडाज, बड़े बड़े पांडाज मिलते थे, मतलब लोग बन के आते होंगे. वो अदर वर्ल्डली जगलर्स, लोग जगलिंग करते थे. एंड ऑन वन ओकेजन अ ग्रुप ऑफ सिंगर्स एंड डांसर्स हु राइवल्ड ब्रॉडवे परफॉर्मर्स. ब्रॉडवे में लोग एक तरह से सिंगिंग और डांसिंग करते हैं, वैसे ही यहाँ पर लोग यहाँ कर रहे थे. FAO श्वार्ट्ज़ में डांसिंग और परफॉर्मर्स थे, बहुत अच्छा कर रहे थे. ग्रोइंग अप इन सेमी अर्बन इंडिया आई हैड नेवर बीन टू अ टॉय स्टोर बिफोर. बोलते मैं इंडिया में सेमी अर्बन मतलब एक तरह से गांव और शहर के बीच की जगह पर बड़ा हुआ था, वहाँ पर मैं कभी टॉय की दुकान में नहीं गया. एंड आई एम नॉट श्योर टू दिस डे इफ़ आवर विजिट्स टू दिस आइकॉनिक इंस्टीट्यूशन वर मोर एक्साइटिंग फॉर माई सन और मी.
और बोलते हैं पता नहीं यहाँ FAO शॉर्ट्स में आकर के मेरे बच्चे को ज़्यादा मज़ा आता है कि मुझे, मतलब मुझे भी उतना ही मज़ा आता है इस स्टोर में आने के बाद, क्योंकि मैं भी कभी बचपन में गया नहीं किसी स्टोर में। आफ्टर आवर 9th एनुअल मीटिंग इन 2016 आई रिमेंबर वॉकिंग अप 5th एवेन्यू वेटिंग टू बी mesmerized बाई समथिंग न्यू इन द स्टोर बट इट वॉजेंट देयर। कह रहे हैं 2016 में जब हम पहुँचे 5th एवेन्यू में और वहाँ जाना चाहते थे स्टोर में और अपने आप को एंजॉय करना चाहते थे, लेकिन वो स्टोर था ही नहीं वहाँ। अ क्विक गूगल सर्च ऑन माई फ़ोन सैंक माई स्पिरिट्स। जब मैंने गूगल सर्च किया इस जगह के लिए तो मेरी बेचारा मन बैठ गया, दिल दुखी हो गया। द स्टोर हैड शट परमानेंटली। ये दुकान हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गई थी। हाउ इन द वर्ल्ड कुड दिस हैव हैपेंड? आखिर ये कैसे हो सकता है? वाई वुड द स्टोर बी क्लोज्ड व्हेन इट वॉज ऑलमोस्ट ऑलवेज टीमिंग विद कस्टमर्स? ये जब अपने कस्टमर्स के साथ इतना अच्छे से जुड़ा था तो स्टोर बंद कैसे हो सकता है? देयर नेवर सीम टू बी इनफ कैश रजिस्टर। और यहाँ पर तो इतना ज़्यादा सामान बिकता था कि कैश रजिस्टर ही कम पड़ जाते थे। जब इतना पैसा ये लोग कमा रहे थे तो ये बंद कैसे हो गया? ये छोटा सा इन्होंने सेटअप दिया है। इसी का फाइनल आंसर कि क्यों ये कंपनी ख़त्म हो गई FAO शॉर्ट्स बताएंगे। मुझे लगता है क्योंकि इन्होंने लेवरेज लिया होगा, और जिन कंपनीज़ ने लेवरेज नहीं लिया होगा वो बची होंगी। तो अब सेकेंड पार्ट, द मिस्ट्री ऑफ मैकेंजी। मैकेंजी की मिस्ट्री। मैकेंजी बहुत ख़ास कंपनी है, बहुत ही ख़ास। इसने अपने अंदर में कुछ चीज़ें डेवलप की हैं जो एक जनरेशन में नहीं, उसके अगली जनरेशन में उसका फ़ायदा हुआ। McKinsey, the global strategy consulting firm, decided to enter India in 1992 following the beginning of economic liberalization of the country in 1991. हमारा देश 1991 में इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हुआ, मतलब कि गवर्नमेंट ने बैंकों को थोड़ा सा लिबरल कर दिया, उधारी दे दो। अगर बैंक लोगों को उधार देता है तो क्या होता है, थोड़ा रिस्क बढ़ जाता है। हम लोगों का पैसा जो रखा हुआ है उसको बंद करके नहीं रखा। हाँ, उससे बैंकों को भी फ़ायदा हो सकता है, लोगों को भी फ़ायदा हो सकता है, लेकिन उससे घाटा भी हो सकता है। 1992 में मैकेंजी इंडिया में आई थी और 1991 में इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हुआ था। It decided to hire fresh interns from 2 MBA schools in the country. India did not have strategy consulting firm in 1992 and none of us knew anything about the industry. 1992 में मैं 10th में था और ये लोग दो MBA स्कूल से फ्रेशर्स को उठा रहे थे। उस समय इंडिया में स्ट्रैटेजी कंसल्टिंग की कोई कंपनी थी ही नहीं जो मैकेंजी कर रही थी। और ऑथर कह रहे हैं हम लोगों को स्ट्रैटेजी कंसल्टिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता था। Remember that there was no internet then and we could not even do basic research on the industry or the company. आपको याद होना चाहिए कि उस समय पर कोई इंटरनेट नहीं था और हम लोग कोई किसी इंडस्ट्री के बारे में, किसी कंपनी के बारे में बेसिक रिसर्च भी नहीं कर सकते थे। Our professors too were clueless. हमारे प्रोफेसर्स को भी अगर पूछा जाए कि यार कंसल्टिंग कैसे करोगे तो उनको बेचारों को कुछ क्लू नहीं था। I was a final year MBA student in one of those 2 schools और मैं उन 2 स्कूलों में से एक स्कूल में फाइनल ईयर का स्टूडेंट था। द फर्म, मैकेंजी को बोला जाता था द फर्म। एक बुक है द फर्म नाम से हमारे पास है, मैकेंजी की बायोग्राफी एक तरह से मैकेंजी के ऊपर है, केस स्टडी है। इज़ कॉल्ड बाय इनसाइडर्स, जो अंदर के लोग होते थे इसको फर्म बोला करते थे, मतलब कि एक कंपनी, बहुत इंपॉर्टेंट कंपनी। फॉर सम इनएक्सप्लिकेबल रीज़न हैड डिसाइडेड टू पे मोर दैन ट्वाइस द नेक्स्ट हाईएस्ट पेइंग कंपनी सिटी बैंक। बोलते हैं ये मैकेंजी जब आई पता नहीं क्यों सिटी बैंक जो सबसे ज़्यादा पे करती थी उससे डबल सैलरी देना शुरू कर दिया फ्रेशर्स को, इन लोगों को। द एंटायर MBA क्लास अप्लाइड इंक्लूडिंग मी। हमारी पूरी की पूरी MBA क्लास ने अप्लाई किया, मैंने भी किया। नो वन केयर्ड व्हाट मैकेंजी डिड। हम में से किसी ने सोचा ही नहीं कि मैकेंजी करती क्या है। द ल्योर ऑफ द ल्यूकर वॉज टू स्ट्रॉन्ग टू रेजिस्ट। भैया इतना ज़्यादा पैसा दे रहा था कि वो लालच ही अपने आप में हम छोड़ नहीं सकते थे। I happen to be at the right place at the right time. Isn't that life? बोलते मैं एक तरह से देखा जाए तो सही टाइम पर सही जगह पहुंच गया, यही ज़िंदगी है ना, नहीं? And was one of the 5 MBA graduates hired. 5 लोगों को हायर किया गया था, उसमें मैं भी था। I was there for about 6 years. मैं वहाँ पर करीब 6 साल था। मैकेंजी इज़ अ ग्रेट इंस्टीट्यूशन। मैकेंजी एक कमाल की कंपनी है, इंस्टीट्यूशन है। Although life was too quite tough
too many PowerPoint presentations and too many air miles, I enjoyed the competitive camaraderie, the satisfaction of working with CXOs and its global oneness. I worked in 4 different international offices in 6 years. बोलते वहाँ पर बहुत ज़्यादा काम कराते थे, ढेर सारे पावर पॉइंट बनवाते थे और ढेर सारा एयर माइल्स मिलता था, मतलब उड़ना पड़ता था बहुत। बोलते मैं 6 साल में ढेर सारे अलग अलग 4 इंटरनेशनल ऑफिसेज में मैं रह करके काम कर चुका हूँ। बड़े बड़े लोगों को, CXO मतलब CEO और ऊपर के लोगों के साथ मैंने काम किया, एक तरह से ग्लोबल लेवल पे काम किया। Having spent many years in outside the world after my departure from McKinsey, my admiration for the firm has grown over the years as it has continued to dominate the industry. आज मैं उस कंपनी को छोड़ चुका हूँ, मैंने ढेर सारी इंडस्ट्रीज़ का एक्सपीरियंस है, लेकिन फिर भी मेरे लिए मैकिन्जी बहुत इंपॉर्टेंट कंपनी है, बहुत समझदार कंपनी है, क्योंकि ये आज भी कंसल्टिंग इंडस्ट्री को डोमिनेट कर रही है। McKinsey was founded in 1926 by James O. McKinsey, but the man who deserved the lion's share of the credit for building the firm to its current glory is Marvin Bower, who joined in 1933. इस कंपनी को चालू किया था जेम्स ओ मैकेंजी ने 1926 में, लेकिन इसको फेमस करने का जो काम है वो मार्विन बोअर ने किया था 7 साल बाद एक बंदा मार्विन बोअर ने किया। He transformed the small engineering and accounting firm into the management consulting powerhouse as it is today. इस आदमी ने, मार्विन बोअर ने, एक छोटी सी इंजीनियरिंग कंपनी थी, अकाउंटिंग फर्म थी, उसको आज एक पूरा मैनेजमेंट की कंसल्टिंग का पावर हाउस बना दिया, जो कि आज वो है। The 90+ years of McKinsey founding, the firm has suffered cataclysmic internal and external shocks. 90 साल की इस यात्रा में मैकेंजी को ढेर सारे अंदर के और बाहर के शॉक्स मिले हैं, मतलब ऑलमोस्ट कंपनी ख़त्म होने को आ गई थी। लेट्स स्टार्ट विथ सम ऑफ द एक्सटर्नल शॉक्स। आइए कुछ बाहर के शॉक्स देखते हैं। सबसे पहला था ग्रेट डिप्रेशन, दूसरा था सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तीसरा रैपिड डीकोलोनाइजेशन। पहले कॉलोनीज जो अंग्रेज़ होते थे वो इन इंडिया जैसी कंट्रीज़ को कॉलोनी बोलते थे, वो ख़त्म हुआ, उसकी वजह से बहुत धक्का लगा। द कोल्ड वॉर, जो अमेरिका और रशिया इन दोनों के बीच में कोल्ड वॉर चला, वो भी चल रहा था, उसकी वजह से झटका लगा। ऑयल शॉक, एक बार ऑयल की क्राइसिस थी। मल्टीपल रिसेशंस इन द US एंड अदर मेजर इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड, US में और ढेर सारी अलग अलग जगहों पर रिसेशंस आए, मंदी आई। द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, भैया पॉपुलेशन बढ़ गया। मैसिव पॉवर्टी रिडक्शन, कंपनीज़ को कमाने के लिए पॉवर्टी चाहिए, लेकिन बहुत जगहों पर पॉवर्टी कम हो गई। पॉवर्टी होती है, अब सामान बना के बेचते हैं, खैर और भी नुकसान होगा, पता नहीं क्या फ़ायदा होता है, ये भी झटका था इनके लिए। मैसिव पॉवर्टी रिडक्शन। द क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ कॉन्ग्लोमरेट्स, ढेर सारी बड़ी बड़ी कंपनीज बनी और डिस्ट्रॉय हुई। द हॉलोइंग आउट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इन द यूनाइटेड स्टेट्स में ढेर सारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज आई भी और बाद में ख़त्म भी हो गई। द राइज ऑफ चाइना बहुत बड़ी हो गई। द एक्सपोनेंशियल इंक्रीज इन द कंप्यूटिंग पावर, और पिछले कुछ सालों में कंप्यूटर्स का पावर बहुत ज़्यादा बढ़ गया। एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इंक्लूडिंग इंटरनेट, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस एंड फाइनली कोविड-19 पैंडमिक, टू नेम अ फ्यू। और इसके साथ साथ ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया, कोविड-19 आया और इस तरह की कुछ चीज़ें आई जो कि एक्सटर्नल शॉक थी, जिसकी वजह से ढेर सारी कंपनीज ख़त्म हो चुकी हैं। मैकेंजी भी ख़त्म हो सकती थी, नहीं हुई। As the external world was undergoing rapid change, McKinsey itself worked through a few internal shocks. बाहर तो बहुत तेज़ी से दुनिया बदल रही थी, लेकिन मैकेंजी कंपनी अपने अंदर में भी कुछ झटके खा रही थी। द ट्रांसफ़र ऑफ पावर फ्रॉम मार्विन बोअर टू द नेक्स्ट जनरेशन इन 1950s में मार्विन बोअर, जिस आदमी ने इस कंपनी को बहुत बड़ा बनाया था, वहाँ से पावर आई अगली जनरेशन में 1950s में किसी और के पास। एक आदमी था, एक ऐसी कंपनी थी, हमने पढ़ा था, ट्रांसफ़र ऑफ पावर के बाद बहुत ही गिर गई, ख़त्म हो गई। उनके ऊपर आज भी ढेर सारा लोन वगैरह है। एक कंपनी को उन्होंने ख़रीदा भी था, कौन सी? बेयर, गुड। तो उसमें तो ख़त्म हो गई, लेकिन ये बची रह गई। रिपीटेड इंटरनल प्रेशर्स फ्रॉम द फर्म टू गो पब्लिक, इस फर्म के ऊपर बार बार लोगों का प्रेशर था कि इसको पब्लिक करो ताकि पब्लिक शेयर खरीद सके। इंक्लूडिंग व्हेन आई वाज देयर, बोलते मैं उस समय तो था भी। द इम्प्रिजनमेंट ऑफ अनिल कुमार एंड रजत गुप्ता, इस कंपनी के अनिल कुमार और रजत गुप्ता जेल में गए। रजत गुप्ता के बारे में कहाँ पढ़ा है हमने? इसको बहुत जल्दी थी अरबपति बनने की, बिलियनेयर बनने थे इसको।
इनके बारे में पढ़ा है हमने साइकोलॉजी ऑफ मनी में। जो वॉरेन बफेट के साथ थे। नहीं, ये दूसरे थे। अच्छा, इट्स मैसिव एक्सपेंशन इनटू न्यू ज्योग्राफीज, इंडस्ट्री सेगमेंट्स ओवर द ईयर्स, प्लस ये बहुत दूर दूर तक फैलना बहुत अच्छी चीज़ नहीं है, ख़तरा होता है। अलग अलग जियोग्राफीज़ में, अलग अलग देशों में और अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में घुसा। इट्स डूबियस फी अरेंजमेंट विद साउथ अफ्रीका, इनका साउथ अफ्रीका और यूटिलिटी एस्कॉम के साथ में पता नहीं कैसा फीस अरेंजमेंट था। डूबियस मतलब बहुत घपले वाला। एंड 600 मिलियन सेटलमेंट फॉर इट्स वर्क विथ ओपियोइड मैन्युफैक्चरर प्यूद्रे फार्मा। एक कंपनी थी पर्ड्यू फार्मा जो ओपियोइड बनाती थी, नशीली पदार्थ बनाती थी। उनके साथ इनका 600 मिलियन का सेटलमेंट था जो उनको करना पड़ा। मतलब एक तरह से गलत काम किया, फिर भी बच गए। Not many of the McKinsey's competitors survived the rapid pace of change in the rough and tumble world of consulting. Remember, Monitor and Booz, बहुत सी कंपनी, बहुत कम कंपनीज बची हुई हैं। ऑलमोस्ट सारी कंपनीज खत्म हो गई हैं कि मैकेंजी की जो कॉम्पिटिटर थी। आप मॉनिटर और बूज के बारे में जानते हैं। On the other hand, McKinsey has not only survived but also continued to prosper doing exactly what it has always done, act as a trusted advisor to CXOs. और मैकेंजी सर्वाइव की, और खाली सर्वाइव नहीं की, बहुत बड़ी हुई। ये हमेशा क्या काम करती थी? CXOs को, जो बड़े बड़े CEOs हैं, उनको ट्रस्टेड एडवाइज़र का काम करती थी। द फर्म एट इट्स कोर हैज़ रिमेन्ड स्टबर्नली इम्यून टू एक्सटर्नल एंड इंटरनल शॉक्स। पता नहीं कैसे ये फर्म इम्यून रही, बाहर के झटके और अंदर के झटकों से अपने आप को बचा के रखा। बट हियर इज़ द फनी एंड इवन वियर्ड रियलिटी। लेकिन आपको हंसेंगे आप, और अजीब बात है, एक रियलिटी है। द फर्म वाइल रिमेनिंग रोबस्ट टू चेंज हैज़ ऑल्सो चेंज्ड ड्रामेटिकली ओवर द पास्ट डिकेड। इस फर्म ने बाहर और अंदर के झटकों से अपने आप को बचा के रखा, ज़्यादा बदली नहीं, फिर भी पिछले कई सालों से अपने आप को बदल रही है। इट स्टार्टेड इन US बट नाउ ऑल्सो इन किएरो, कैसलब्लांका एंड शेनगुडू। ये पहले US में चालू हुई थी, लेकिन अब ये किएरो, कैसलब्लांका और शेनगुडू में है। इट प्राइमरली ऑफर्ड स्ट्रैटेजिक कंसल्टिंग अंटिल 1990s। ये शुरू में केवल स्ट्रैटेजिक कंसल्टिंग देती थी 1990s तक, बट हैज़ एक्सपैंडेड इनटू ऑपरेशनल एंड टेक्नोलॉजी कंसल्टिंग। अब ये बड़ी बड़ी कंपनीज़ को ऑपरेशंस कैसे रन किया जाता है, उनकी डे टू डे वर्किंग कैसे की जाती है, उसके ऊपर कंसल्टिंग करती है। प्लस टेक्नोलॉजी कंसल्टिंग करती है, जो उसका फोर्टे नहीं है, टेक्नोलॉजी ये जानती नहीं है, फिर भी देती है। इट यूज टू सर्व मोस्टली मैन्युफैक्चरर्स इन द अर्ली डेज। शुरुआत के दिनों में तो ये लोग खाली मैन्युफैक्चरिंग के बारे में कंसल्टिंग किया करते थे, जो सामान बनाते हैं। बट यू विल नाउ फाइंड इट क्रॉलिंग इनटू गूगल, फेसबुक और अ हॉट न्यू स्टार्टअप इन द वैली। लेकिन अब आप देखेंगे ये गूगल और फेसबुक जैसी कंपनीज़ को, जो नई नई स्टार्टअप आ रही हैं, उनको भी कंसल्टिंग दे रही है। अजीब बात है। इन माई टाइम इट रेयरली हायर्ड लैटरली, बट अकॉर्डिंग टू फ्रेंड्स हु आर नाउ सीनियर पार्टनर्स, द कंपनी नाउ हायर्स हंड्रेड्स ऑफ एक्सपीरियंस्ड इंडस्ट्री स्पेशलिस्ट्स। बोलते मेरे ज़माने में ये लोग कभी भी किसी एक्सपीरियंस्ड आदमी को नहीं उठाते थे, ये फ्रेशर्स ही उठाते थे। लेकिन अब मैंने सुना है कि ये सैकड़ों के नंबर में एक्सपीरियंस्ड इंडस्ट्री स्पेशलिस्ट को उठाते हैं और उनसे काम करवाते हैं। ये इशारा है कि कैसे FAO श्वार्ट्ज़ कंपनी ख़त्म हो गई और मैकेंजी जैसी कंपनी बची रही। क्यों? क्योंकि moreover, when a modification of structure has primarily arisen from above or unknown causes, it may first have been of no advantage to the species. कुछ ऐसा अगर इस कंपनी ने नहीं किया जो अभी तो काम की नहीं लगती, लेकिन बाद में काम की होगी, तो फिर वो कंपनी ख़त्म हो जाएगी। इसको एक तरह से एक सिंपल भाषा में कहेंगे, अगर कोई कंपनी कैलकुलेटेड रिस्क की प्लानिंग नहीं करती है और उसको नहीं लेती है उतना ही सीरियसली, तो कंपनी ख़त्म हो जाएगी। आज मैं कोर्ट गया था, ढेर सारे लोगों को देखा, बीमारों को देखा, मोटे मोटे लोगों को देखा, परेशान लोगों को देखा, स्ट्रेस लोगों को देखा। हॉस्पिटल में CMO ऑफिस गया था, वहाँ पर भी लोगों को देखा ऐसी हालत में। बट ज़्यादातर लोगों की मैंने सेहत देखी। जो लोग कॉन्शियसली अपनी सेहत पर काम नहीं करते वो लोग मर जाएंगे। यहाँ पर सेहत कंपनीज़ की कैसे आती है? कुछ करना होगा। और ये सब हम स्टॉक मार्केट में क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि आपको उन कंपनीज़ को पहचानना है। ठीक है, मैं फिर से आपको बोलूँगा, अगला वाला पार्ट है द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर हाईली रोबस्ट। ये इससे भी ज़्यादा बोरिंग है।
तो कमर कस के आइएगा, और अगर नींद आए तो कॉपी खोल करके नोट्स बनाइएगा, तभी समझ में आएगा। आज हमने पढ़ा इस चैप्टर की शुरुआत, द पैराडॉक्स ऑफ मैकेंजी एंड सी अर्चिन्स, किस तरह से मैकेंजी और सी अर्चिन्स जैसी चीज़ें नहीं बदल के भी बदलती रहती हैं और सर्वाइव करती हैं। कल पढ़ेंगे हम लोग लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर हाईली रोबस्ट, जो ज़िंदा जीव हैं वो बहुत ही रोबस्ट होते हैं, बहुत ही ताकतवर होते हैं। कैसे, वो कल पढ़ेंगे। कल बहुत मुश्किल चैप्टर है। थैंक यू।